Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप जब जवानी के शोरूम से घिरे हो तो पुराने बूढ़े गोडाउन को संभल के ही रहना चाहिए। हाँ ठीक है सर। खंडर बताते हैं आपने जवानी और बुढ़ापे पर ये जो दार्शनिक निष्पत्ति सुनी, इसी के साथ मैं अपने नए मेहमान और नए सेशन का परिचय करवाना चाहता हूं। गो कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, पर कभी कभी आपको भी स्नीक पीक मिलना चाहिए पर्दे के पीछे क्या होता है शूट के दौरान। राहुल श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ टीवी पत्रकार, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि नेतानगरी के दर्शक शनै शनै आपके इश्क में मुब्तला होते जा रहे हैं। ये इश्क बराबर का है सौरभ। हाँ हिमांशु जी, आप राहुल जी के हुस्न जमाल पर कुछ टिप्पणियां कर रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि खंडर बताते हैं कि इमारत बुलंद। अभी उम्र नहीं हो बेटा, आपकी खंडर कम देखा करो। चलिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन खंडहर बनने की तरफ है और किसको लगता है कि उसकी इमारत बुलंद बनी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। सेशन में हमारे दो पिछले मेहमान कंटिन्यू करेंगे, विकास पाठक और हिमांशु। विकास एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में प्रोफेसर हैं और हिमांशु इंडिया टुडे ग्रुप के लिए बीजेपी कवर करते हैं। और तीसरे हमारे हरफन वाला मेहमान, जिनकी राजनीतिक टिप्पणियां और जिनके लुत्फ भरे शेरो शायरी भरे अंदाज के हम कायल हैं, और हिमांशु जिनकी खूबसूरती के कायल हैं। ऐसे राहुल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, हम बिहार की दलित पॉलिटिक्स के अलग अलग डायमेंशंस की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश को मैं उसी का विस्तार करना चाहता हूं। मायावती की पॉलिटिक्स, इस पर मैं आप लोगों की टिप्पणी चाहता हूं। जो आपका नेता है सदन में, उनको आप निकाल देते हैं, जो आपके दूसरे बड़े नेता हैं उनको निकाल देते हैं। ये पिछले एक महीने में हुआ। जिन आप विधायकों को आपने निकाल दिया, वो अखिलेश यादव से जाकर मिलते हैं। जिस चीज को 2019 जब सपा बसपा साथ आ गए तो खेल हो जाएगा, वो सपा बसपा अलग हो गए हैं। सपा ने कह दिया कि हम छोटे दलों को प्रेफरेंस देंगे। तो बीएसपी की पॉलिटिक्स अभी पर कहां पे खड़ी दिखती है? एक तरफ चंद्रशेखर रावण एक नया हरावल दस्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यंग एस्पायरिंग दलित आइकन बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी वेस्टर्न यूपी से उभर रहे हैं जो मायावती का सबसे मजबूत टर्फ रहा है शुरुआती दौर में। आप देखिए, वो खुद गाजियाबाद वाले इलाके से आती हैं, बीएसपी की मजबूती रही सहारनपुर वाली बेल्ट में नीचे तक, बिजनौर में चुनाव भी लड़ी और वहीं से पहली दफा सांसद भी बनी। तो राहुल श्रीवास्तव जी, आपसे शुरुआत करेंगे। तो अब देखिए, बीएसपी की जो दलित सेंट्रिक पॉलिटिक्स थी वो काफी लंबा वक्फा ट्रैवल कर चुकी है। मैं आपको बताता हूं कि 1993 में मैं डालीबाग एक गेस्ट हाउस है लखनऊ में, और उसके अंदर एक बड़े कमरे के अंदर एक कांशीराम और अखिलेश यादव के चचा राम गोपाल यादव की एक बैठक हुई। उस बैठक में बीएसपी और एसपी का पहला सीट शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था, और उस सीट शेयरिंग पैक्ट के बाद कुछ सीटें बीएसपी को दी गई, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटें ली। और उस समय कांशीराम ने बाहर निकल करके मुझे बताया था कि मैंने राम गोपाल जी यादव जी को एक रिक्वेस्ट करी थी, ये मान गए। और राम गोपाल यादव जी ने कहा कि देखिए, ये कांशीराम जी हैं, ये पॉलिटिकली शार्प आदमी हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रखी, बस मुझसे कहा कि जो सीटें आपकी गारंटीड हारी हुई हैं वो मुझे दे दीजिए। और बीएसपी का उस समय पहला अलायंस जब हुआ तो 1989 में बीएसपी की 13 सीटें थी। इसके मुकाबले 1993 में बीएसपी 65 सीटें लेकर के सामने आई, और उस चुनाव के बाद बीएसपी एक बड़े फोर्स के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी। 2 जून 1995 को एक हादसा हुआ जिसे गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। उसी डालीबाग गेस्ट हाउस के अंदर यह हादसा हुआ, जहां कमरा स्वीट नंबर 1 में मायावती ठहरी हुई थी, उन पर हमला हुआ। और उसके बाद के घटनाक्रम में अलायंस टूटा, बीजेपी बीच में कूदी, रक्षाबंधन हुआ लालजी टंडन और मायावती जी के बीच में। उसके बाद बीजेपी का अलायंस टूटता बनता रहा। एक ट्रेंड आया सौरभ, जिसमें
बड़ी पार्टी के साथ अलायंस करने से छोटी पार्टी फायदे में रहती थी। और वो ट्रेंड में एक हनीमून पीरियड था दलित पॉलिटिक्स का उत्तर प्रदेश के अंदर 1989 से लेकर के मैं कहूंगा कि 2012 तक ये हनीमून ठीक ठाक चला। एक क्राइसिस जो आई कि उत्तर प्रदेश में कोई भी वोट बैंक चाहे जितना भी सक्षम हो, उसको प्लस चाहिए होते हैं। मैं उसको प्लस कहता हूं, यानी जिसे कहते हैं ना कोक प्लस आप लोगों की भाषा में, शाम को ये पॉलिटिकल एक प्लस चाहिए होता है। और उस प्लस में मायावती का अगर कॉम्बिनेशन दलित प्लस मुस्लिम है तो उसको एक प्लस और चाहिए होता है, जिसको कि 2007 में अगर माने तो मायावती के साथ ब्राह्मण एक अच्छा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा और वो प्लस उनको मेजॉरिटी मार्क के आसपास ले गया। सिमिलरली अगर आप देखें तो बीजेपी ने जब हिंदुत्व कार्ड खेला 2017 में, वो एक ऐसा कार्ड बना 2014 से खासकर, जो कि एक हिंदू मोनोलिथ क्रिएट किया, जिसने बहुत सारे लोगों को कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस अपील किया। वो अकेला सक्सेसफुल नहीं होता सौरभ, अगर एक चीज नहीं होती। हुआ ये कि लंबी दलित और बैकवर्ड्स की ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हुए अखिलेश, मुलायम एंड मायावती के साथ प्रॉब्लम ये आई कि जब भी वो सत्ता में आए, 4 बार मायावती आई, अखिलेश यादव आए, मुलायम सिंह यादव आए, उसमें उनकी जो पर्टिकुलर जाति थी उसको ज्यादा फायदा लोगों को परोक्ष रूप से दिखाई दिया। विजिबल बेनिफिट्स ऑफ कमिंग टू पावर, जिसे दलित हनीमून, दलित राइजिंग कहा गया, उसमें बहुत सारे दलित को लगा कि वो फायदा जाटव जो कि मायावती की कास्ट है उनको मिला, बाकी सेनी और नाई और तमाम जो जातियां हैं उनको, जो एससी कैटेगरी में आती है, उनको नहीं मिला। सिमिलरली अखिलेश यादव के बारे में लोगों को लगा कि यादव आर द मेन बेनिफिशियरी, यानी उस ओबीसी पॉलिटिक्स पे चढ़े हुए मंडलाइट्स की पॉलिटिक्स का मेन फायदा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यादवों को मिलता है, बाकी ओबीसी को नहीं मिलता। और बीजेपी इसीलिए एक दरार पैदा करने में सक्षम हुई विद इन द एससी ब्लॉक एंड विद इन द ओबीसी ब्लॉक, यानी एससी ब्लॉक और ओबीसी ब्लॉक में एक दरार करी, जिसका फायदा जो है जो वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, और इस कारण से बीजेपी एक हिंदू मोनोलिथ बना पाई। वही प्रॉब्लम आज भी सौरभ मैं कहूंगा कि एसपी और बीएसपी की है, वो एग्जिस्ट करती है। अखिलेश यादव के पिताजी जो थे वो पॉलिटिकल सूरमा और पहलवान ऐसे ही नहीं थे, देखिए वो पॉलिटिकल समझ उनमें थी, वो प्लस क्रिएट करने की जो कला है, कि उनको पता था कि वेस्ट, इस गंगा के कछार में तमाम इलाके में वेस्टर्न यूपी साइड में यादवों का दबदबा है, उनका वोट मिलता है, तमाम जगह ईस्टर्न यूपी में भी यादवों का वोट मिलता है, लेकिन ईस्टर्न यूपी जाकर के उनका वोट टोटल जो कंसोलिडेशन है वो नहीं हो पाता 30% से ऊपर का। उसके लिए देखिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फूलन देवी नाम की एक मल्लाह कानपुर देहात से उठा करके वो उसे ईस्टर्न यूपी मिर्जापुर ले गए, और मिर्जापुर ले जाने पे उन्होंने उस मल्लाह जो एमबीसी वोट है उसको अपील किया, और उसका उन्होंने फायदा उठाया कि 39 सीट्स उनके पास 2009 के चुनाव में आई थी, 2004 चुनाव आई थी, जिसके कारण मुलायम एक बहुत बड़ा फैक्टर थे यूपीए सरकार को बचाने में। लेकिन यही जो कमजोरी है इस टाइम पे प्लस की मायावती की पॉलिटिक्स में, मैं कहूंगा कि एक जाटव वोट उनका इंटैक्ट हो सकता है। वो जो बाकी टूटा हुआ दलित वोट अगर वापस आता है उनके पास, उनकी स्ट्रेंथ बनती है। लेकिन उसके बावजूद अगर कॉन्टेस्ट अलग अलग होता है, मुस्लिम वोट में डिवीजन होता है, अखिलेश यादव अलग लड़ते हैं, हालांकि मुस्लिम वोट इस तरह करता है कि कौन बीजेपी को हरा सकता है, लेकिन वो प्लस एलिमेंट जो है वो अगर उनसे दूर है तो बीएसपी की पॉलिटिक्स अभी थोड़ी थोड़ी मैं कहूंगा संशय में है। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या होगा। राहुल जी, आप अभी हिंट कर ही रहे थे कि हो सकता है कि दोनों पार्टी से अलग लड़े, मतलब उसको तय होने में थोड़ा वक्त है। अब ये चाहते हैं कि थोड़ा आप उसके ऊपर इलैबोरेट करें कि अखिलेश अगर अकेले भी लड़ते हैं तब भी वो कुछ पार्टीज के साथ अलायंस करना चाहेंगे, कुछ छोटी पार्टीज के साथ में अलायंस हो सकता है, इस तरह की बात भी चल रही है, राजभर का स्टेटमेंट हमारे सामने है, और ये भी अटकल चल रही है कि हो सकता है कि चंद्रशेखर अखिलेश के साथ जाएं। अखिलेश जो गोलबंदी बनाएंगे विद और विदाउट मायावती, उसके बारे में क्या जानकारी है सर अभी आपके पास? उसके बाद हम ये भी चाहेंगे कि हिमांशु जी ये बताएं कि
बीजेपी अभी कहाँ स्टैंड करती है एज वी स्पीक? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में अलायंस है वो दास्तान कोई बहुत यानी वो ये ताना बाना बिना जो है वो बहुत आसान नहीं है कि आप करघे पे बैठ गए और आपने साड़ी बुन दी है, इतना आसान नहीं है। यहाँ पे अरिथमेटिक जो है वो केमिस्ट्री डिक्टेट करती है, केमिस्ट्री के बिना अरिथमेटिक बहुत मुश्किल है। देखिए, अखिलेश और मायावती के अलायंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो फेज रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी थे वो यादव थे, यानी ओबीसी के जो एक बड़ा धड़ा है। और अगर आप पुराने सर्वेस देखेंगे तो जितने ज्यादा फार्म इंप्लीमेंट्स पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में यादवों के पास थे इस गंगा बेल्ट में, यूपी और बिहार में, यादव ने डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्स बने, और इकोनॉमिक फोर्स बनने से आपको पॉलिटिकल पावर बढ़ती है। मंडलाइट्स का जब राइज हुआ उसके कारण उनको दूसरा फिलिप मिला, लेकिन एक चीज उसमें यह हो गई कि यादव जो थे उनको एक तरह से कहा जाने लगा कि वो नुवु ठाकुर हैं उत्तर प्रदेश के। नुवु ठाकुर मतलब नए ठाकुर, सामाजिक दबंग जिन्हें कहा जाता है। और इस सामाजिक दबंग के कारण एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि अगर आप 1990s से लेकर के जब मंडलाइट का राइज हुआ, वो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग फोर्स के रूप में, अभी कुछ सालों पहले तक अगर आप देखें तो मैक्सिमम केसेस जो दलित उत्पीड़न के होते हैं उसमें आप देखिए एक बड़ा धड़ा यादव का है। और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि सोशल ज्यादा फ्रिक्शन हो गया कि आप सोचिए कि 2007 में मायावती का और दलित का और ब्राह्मण का अलायंस बहुत आसान रहा, मगर हमने देखा कि जब महागठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ तो ये दलित और यादव का अलायंस जो है वो ग्राउंड लेवल पे उनका केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाया। तो ये एक केमिस्ट्री का इशू है। इस कारण से मैं ये कहूंगा कि मायावती ने जून 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा जीत गए तो उन्होंने अलायंस तोड़ लिया। अखिलेश यादव ने अभी कहा है कि वो अलायंस नहीं करेंगे, वो अकेले जाना पसंद करेंगे। देखिए, इन दोनों की एक बात समझ में आ गया है कि ये दोनों अलायंस करके बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं कर सकते। दूसरा, ये लोकसभा चुनाव नहीं है जहां पे मायावती अकेली प्राइम मिनिस्टरियल एस्पिरेंट है, अखिलेश के अभी प्राइम मिनिस्टर एस्पिरेशन नहीं है। यहां पे दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि दोनों चीफ मिनिस्टरियल एस्पिरेंट हैं, और जब उनका नेता चीफ मिनिस्टरियल एस्पिरेंट होता है तो नीचे डाउन टिल द लास्ट कार्डर, लास्ट वोटर तक उसकी एस्पिरेशन होती है कि हमऊ मुख्यमंत्री। जब वो हमऊ मुख्यमंत्री कहता है अपने आप को और वो जाता है तो थाने में सम्मान पाता है, गली में उसका काम होता है, उसका खड़ंजा बन जाता है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में असेंबली में इन लोगों का अलायंस मुश्किल है। लेकिन इस समय पे सबकी आई, अगर आप देखिए अखिलेश ने जिस तरह से कहा, बीएसपी ने कहा कि उनके एमएलए उन्होंने पहले ही निकाल दिए थे, उनको वो जोड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए अखिलेश कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज नोटेबल है कि वो अपनी जाति से निकल करके कुछ अन्य जातियों को जिनका वोट बैंक क्रूशियल है उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्लस एलिमेंट है। एक दूसरा एलिमेंट ध्यान दीजिए कि अकाली दल के साथ टाई अप हुआ है पंजाब में बीएसपी का। इस अलायंस को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि पहले भी ये लोग चुनाव इकट्ठे लड़ चुके हैं और इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। और इसको देखते हुए आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं बीएसपी भी कोशिश करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तराई रीजन में सिखों का एक वोट डेफिनेटली है, बहुत बड़ा नहीं, मगर उससे मैं कहता हूं कि उस एरिया का इन्फ्लुएंशियल वोट है। तो एक कवायद हल्की सी शुरू हुई है कि लोग बीजेपी से छुटकने शुरू हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर गए, राजभर पार्टी के संजय निषाद रास्ता ढूंढ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल अपना रास्ता ढूंढ रही है, उनकी कोई पूछ नहीं है। 2 साल से वो इस कवायद में लगे हैं कि दिल्ली में नहीं तो उत्तर प्रदेश में उनके पति को ही मंत्री बना दिया जाए। एक तरफ बीजेपी की जो वंडरफुल कास्ट केमिस्ट्री रेनबो कोalition था 2017 का और 19 का, उसमें बिखराव है, और ये दोनों पार्टियां जो हैं अपने को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इशारा कर रही हैं एक्सपेंशन का। अभी पिक्चर बाकी है। मैं राहुल जी की बात में एक हस्तक्षेप करना चाहूंगा। जो पंजाब के संदर्भ में इन्होंने कही, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। काशीराम जी मूलतः होशियारपुर के रहने वाले थे, बामसेफ का काडर मजबूत था, और जिस चुनाव का आपने जिक्र किया
जिसमें इन दोनों ने मिलकर 12 सीटें जीती थी, 9 और 3। उस समय बीएसपी का वोट परसेंटेज 12% था, जो अब घट के 3-4 पे आ गया है। और अकाली दल भी कोई ऐसा नहीं कि बड़े पॉपुलैरिटी के सर्च पर हो सुखबीर बादल के नेतृत्व में। तो ये अभी वाटर टेस्टिंग और सुखबीर बादल भी, उनके पिताजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े फोर्स नहीं है, सक्रिय नहीं है उतने। और हिमांशु जी, मैं यहाँ पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि इन्होंने जो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न उठाए हैं कि अनुप्रिया पटेल को समायोजित करना, या उनके पति आशीष सिंह को योगी आदित्यनाथ की सरकार में, या निषाद पाटिल, ये दोनों ही लोग आके अमित शाह से और सब लोगों से, पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात हुई थी। तो बीजेपी के कैंप में इस चीज को, ये जो रीअलाइनमेंट हो रहा है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के खेमे में इसको काउंटर करने के लिए क्या तैयारी चल रही है? ये तो पता है कि उनके लिए बड़ा रिलीफ होगा कि सपा बसपा एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा अपनी सीमित राजनीतिक समझ में ये मानना है कि सपा बसपा लोकसभा चुनाव में उतनी बड़ी थ्रेट नहीं बन पाए। मोदी की लहर थी, सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी चीजों की वजह से, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर वो साथ होते तो ज्यादा क्रेडिबल ऑप्शन क्रिएट कर पाते। हिमांशु जी। देखिए सर, बिल्कुल राहुल जी ने जो बातें रखी हैं वो बहुत सिंपल वे में रखी है और बिल्कुल सटीक तरीके से रखी है। उसका उनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी जिस कास्ट कॉम्बिनेशन की सोशल इंजीनियरिंग करके 2017 के अंदर जीती, 14 में जीती, 19 में जीती, उस सोशल इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं डेंट पड़ गया है और ये बात बीजेपी को अब मालूम है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो नॉन यादव ओबीसी को साधा था उन्होंने 2014 में, 17 में, 19 में। नॉन जाटव एससी वोटर्स को साधने की उन्होंने कोशिश की थी और तमाम नेता उन्हीं के इर्द गिर्द लिए थे उन्होंने। तो ये कोशिश बीजेपी ने की थी और उसमें सक्सेस भी मिली थी, और इतनी बड़ी सक्सेस मिली थी जिसकी चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं कि ऐसी सक्सेस तो शायद पिछले 3-4 दशकों में किसी पार्टी को नहीं मिली थी उत्तर प्रदेश में। अब सवाल यह है कि बीजेपी सच में इस बात को जानने के बाद क्या कर रही है। आप देखिए, अमित शाह मिलते हैं अनुप्रिया पटेल से, परवीन निषाद, संजय निषाद से, कि देखिए यूपी के अंदर उनका क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ उनका जो कोर वोटर है वो नाराज हो गया है, ब्राह्मण। उसको मनाने के लिए वो जतिन प्रसाद जैसे व्यक्ति को लेके आते हैं जो 3 चुनाव हार गए, कि चलिए कम से कम ब्राह्मण चेहरा आएगा। अब सच में पार्टी के अंदर बहुत भयंकर किस्म की लड़ाई है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को अगर ये स्टेटमेंट देना पड़े कि चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, ये पार्टी लीडरशिप तय करेगी। योगी मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह सकते थे कि पार्टी डिसाइड करेगी कि योगी जी के नेतृत्व में जाना है नहीं जाना। और केशव जिस नॉन यादव ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें बीजेपी के साथ जोड़ने में उनका बहुत बड़ा रोल है। 2016 से उन्होंने एक अच्छा माहौल बनाया था पार्टी के लिए, नॉन यादव ओबीसी को साथ लेके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरी डैमेज कंट्रोल में लग गई है कि कहीं नॉन यादव ओबीसी एससी में जाटव, नॉन जाटव एससी कास्ट के जो वोटर्स हैं वो छिटक ना जाए, और इसीलिए वो एक तरीके से एक ऑपरेशन चला रही है। और जहां जहां कह सकते हैं चादर फटी है उसको रफू करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह चादर पूरी फट गई है या थोड़ी फटी है। थोड़ी फटी है तो रफू हो सकती है, अगर पूरी फट गई है तो पूरी फटी चादर का रफू नहीं होता है। ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं और इसीलिए आप देखिए कि बीएल संतोष आज फिर चले गए उत्तर प्रदेश। ये उसी परिप्रेक्ष्य में है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है। पार्टी के नेताओं की अंतर कलह जो है वो बाहर आ रही है। इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर ये अब कंट्रोल नहीं हुआ तो चुनाव आते आते ये उस नतीजे पर पहुंच जाएगी जिसकी भरपाई शायद बीजेपी नहीं कर पाएगी। और चुनाव गलती से हार गई तो 2022 के बाद एक टेस्ट होना है, लिटमस टेस्ट होना है राष्ट्रपति के चुनाव का। भले ही एनडीए जीतेगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो उसके अंदर टेस्ट होगा वो बहुत बड़ा टेस्ट होगा। और आप देखिए कि यूपी के बाद और असम के बाद जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, आज देखें ना कि आप कर्नाटक में बीजेपी को जो है विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है, त्रिपुरा में करना पड़ रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश से आवाजें आने लग गई हैं, जो सबसे कहा जाता था बीजेपी के लिए शांत स्टेट है, वहां आराम से सरकार चलती है, कोई दिक्कत नहीं। वहां से अगर शिवराज के खिलाफ आवाज उठने लग जाए, त्रिपुरा में विप्लव देव के खिलाफ आवाज उठे, येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज उठे, हरियाणा के अंदर अलायंस बार बार कहे कि खट्टर ठीक काम नहीं कर रहे और खट्टर को लेके
पार्टी का संगठन ये कहता रहता है कि खट्टर साहब जो है पार्टी की सुनते नहीं है, अकेले चलते हैं। ये तमाम चीजें हैं कि खट्टर को भी 3 बार आना पड़ रहा है। योगी एक बार आए हैं, लेकिन बीएल संतोष दूसरी बार जा रहे हैं पिछले 1 महीने के अंदर। ये सोचना होगा बीजेपी को कि अगर इस बार यूपी के अंदर उनका सोशल इंजीनियरिंग कहीं खराब हो गई तो इस बार तो 14 साल बाद वनवास खत्म हुआ था, फिर पता नहीं उनको वनवास कब खत्म होगा। राहुल जी यूपी बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझसे ज्यादा थोड़ा। दो इसमें मैं इनपुट ऐड करना चाहूंगा एंड देन वील स्विच टू विकास पाठक। हमारे साथी निखिल के पास विकास जी से जुड़ा सवाल है। सपा के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी जो अखिलेश यादव के बहुत क्लोज हैं, और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, देखो भैया, मुकाबला तो हमारा और भाजपा का ही है। कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, कुछ सवर्ण वोट काटेगी जो हमें फायदा ही करेगा। बाकी जो हमारा वोट है उसको दिख रहा है कि अखिलेश यादव ही फाइट दे सकते हैं। उस फाइट को मजबूत करने के लिए हमारी तमाम राजनीतिक दलों से बात चल रही है। उन्होंने चंद्रशेखर रावण का जिक्र किया, वो बेस्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जयंत चौधरी से बात करें। तो वो एक तरह से पैराडाइम भी फिक्स कर रहे थे, कैनन भी फिक्स कर रहे थे कि भाई आपको आना है, हमारा एक वेस्ट यूपी में क्रेडिबल अलाय है आरएलडी के रूप में, आपको उनके साथ समायोजित करके सीट शेयरिंग करनी होगी और हम आपको वेस्ट यूपी में ही एकोमोडेट करेंगे। हम आपको पेन यूपी दलित नेता मान लें चंद्रशेखर रावण को, इसके लिए वो तैयार नहीं है। और इसके अलावा आप देखिए बीजेपी की तरफ से जो फीलर्स भेजे गए राजभर की पार्टी को, तो उस पर भी जवाब नहीं आया। आज भी जब हम ये बात कर रहे हैं, शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं नेता नगरी, तो आनंद शुक्ला मंत्री, उन्होंने कहा नहीं वो आए राजभर जी, उनका स्वागत है, आदि इत्यादि। दूसरी, मेरे बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उन्होंने भी ये सब बातें मानी कि योगी जी के साथ एक समस्या ये है कि संगठन के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं रहा। एक चीज उन्होंने ये कही। दूसरी चीज उन्होंने वो कही जो और विपक्षी भी इल्जाम लगाते हैं कि जो एक ब्यूरोक्रेसी का सर्कल है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, उसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। विधायकों को, ठीक है भाई, आपके कुछ विधायक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे विधायक खराब हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लगभग हर विधायक कह रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी नहीं सुनी जाती है। इस चीज को लेकर कहा, और इस बात पे तो सूत्रों के हवाले से खूब बात हो रही है कि बीजेपी के अपने आंतरिक आकलन में है कि आज की तारीख में वो 200 के नीचे है। और इस बात पे भी बात हो रही थी कि अभी बीच चुनाव में तो मुख्यमंत्री बदलना ठीक नहीं होगा, लेकिन 2022 के बाद क्या होगा कहा नहीं जा सकता। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के काउंटर में राजनाथ सिंह का भी बयान आया है कि योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। निखिल, आप विकास से सवाल पूछना चाह रहे हैं? हाँ, विकास जी से मेरा क्वेश्चन ये होने वाला था कि जब ये टूट की खबर आई, फ्रैक्चर की खबर आई कि वो जाकर के अखिलेश से मिल रहे हैं, तब असलम रायनी का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि 11 लोग तो हम अभी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ और लोग हमारे साथ में आ जाए तो हम अपनी पार्टी भी फ्लोट कर सकते हैं, जब फिर वो आपको अदल बदल से आजाद हो जाएंगे। अब जब आप शुरू वाली बात देखने लगते हैं तो एक पीक करती है, बहुत बड़े आकर के खड़ी होती। क्या आज बीएसपी वहां पे है जहां पे वो मायावती के बिना काम चला ले? मतलब अगर ये लोग निकल के अपनी पार्टी फ्लोट करते हैं तो इनका अपना भविष्य क्या होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर बीएसपी को किसी भी रूप में मतलब सरवाइव करना है तो मायावती जिस तरह से अपना काम करते आई है, जिस तरह से खुद को कैरी कर रही है, क्या उसमें बीएसपी अपना भविष्य ढूंढ सकती है किसी भी स्वरूप में? और इसी में मैं एक सवाल और ऐड कर दूं सप्लीमेंट्री की, क्या एक संभावना ये बन सकती है कि 1996 वाला प्रयोग नए स्वरूप में दोहराया जाए और बसपा और कांग्रेस की जुगलबंदी हो? देखिए, ऐसा है कि जहां तक मुझे समझ में आता है, जो निखिल की बात का अगर मैं जवाब दूं तो जो मैं पिछला उत्तर दे रहा था निखिल को, वहीं से मैं शुरू करूंगा कि जो बीएसपी है, और बीएसपी ने मैं बोलूंगा कि तमाम मतलब जो दलित मूवमेंट वाली पार्टियां हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग एलजेपी, और निखिल ने वो सही कहा था कि रीजनल पार्टीज में भी ऐसा होता है कि परिवार व्यक्ति पे होता है, लेकिन हल्का सा वहां मेरा कैवियट यह है कि रीजनल पार्टी जो है रीजन का रिप्रेजेंटेटिव चुनती है वीज़-वी द नेशन, तो ऑब्वियसली वो किसी व्यक्ति को चाहती है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो। लेकिन दलित आंदोलन नॉर्मेटिवली जो है वो अपने आप को पैन इंडियन देखता है। तो इवन मायावती के भी जो सिंबल्स आप देखेंगे, जो उन्होंने मूर्तियां खड़ी की, वो मूर्तियां उत्तर प्रदेश के केवल दलितों की नहीं है, वो तमाम दलित बहुजन आंदोलन के नेताओं की हैं। लेकिन अब है क्या, जो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि एक पिछड़ापन, एक मटेरियल बैकवर्डनेस, एक सेंस ऑफ
डिस्क्रिमिनेशन बहुत स्ट्रांग है कम्युनिटी में, तो इंडिविजुअल अपवर्ड मोबिलिटी हमेशा काउंट करती है। यहाँ मायावती उसकी सिंबल बन गई कांशीराम के बाद, उनकी उत्तराधिकारी बन के। अब मायावती की पार्टी में जो आपने निखिल पूछा कि अगर उनके जो सस्पेंडेड विधायक हैं, जिन्होंने जो अखिलेश से मिले, उन्होंने कहा कि ये भी संभावना है अपनी पार्टी फ्लोट करने, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी चल पाएगा। इसलिए नहीं चल पाएगा कि मायावती का सक्सेसर बीएसपी के अंदर जब तक मायावती न चाह लें, जिसको वो खुद चिन्हित न कर दें, ऐसा सक्सेसर मेरी नजर में मायावती का बीएसपी में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बीएसपी की जब हम बात करें तो हाँ, जाटव वोट ही आज उसके पास बचा है, उसके ऊपर तो उसके पास कुछ बचा नहीं। और उसमें जैसे पहले सौरभ ने भी बात की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेस है, मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं। और केवल मायावती की बात नहीं है निखिल, सच्चाई ये है कि पूरा उत्तर प्रदेश का दलित आंदोलन जो है, उसकी जो शुरुआत हिस्टोरिकली है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुई। उसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं कि जो यहाँ के जाटव थे, आप देखिए यहाँ कैंटोनमेंट सिटीज थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ है ना, आगरा है, ऐसे करके जो शहर हैं। तो कैंटोनमेंट सिटीज में क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने कैंटोनमेंट्स बनाए तो मिलिट्री के लिए बूट्स की डिमांड आ गई, और उस डिमांड से क्या है कि जो जाटव समुदाय है उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आया, जो कि सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम था। वहां से उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ, और शिक्षा के प्रचार के साथ ये कॉन्शियसनेस आई कि हमें कास्ट सिस्टम को चुनौती देनी है। तो यहाँ भी अब मैं ये कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है, उन्होंने अपना मीडिया में तो थोड़ा सा हाइप उनका बन ही गया है। मायावती ऐसे डिक्लाइन पे है कि आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि हमने मायावती को इतना कमजोर कभी देखा। मतलब मेरी मेमोरी में नहीं है जब से बीएसपी का राइज हुआ कि मैंने मायावती को इतना कमजोर देखा, क्योंकि चाहे वो अकेले पावर में आई हो 2007 में, वो मैं मान रहा हूँ वो काफी टाइम हो गया, लेकिन 90s की मायावती बहुत असर्टिव हुआ करती थी। बसपा के जो स्लोगन होते थे वो ऐसे होते थे कि दलित समाज में वो आग फूंक देते थे। आज जो मायावती दिखने में लग रहा है, बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेप्स लेती है जो कंट्रोवर्शियल स्टेप हो, वो चुपचाप समर्थन कर देती हैं। तो आज की तारीख में कई चीजें आप देखिए कि एक तो मायावती के अंडर बीएसपी ऑर्गेनाइजेशनली वीक नजर आ रही है, मायावती शांत नजर आ रही है, पहले की तरह का उनमें एग्रेशन नहीं रह गया। ये भी लग रहा है कि जिस तरह सीटें कम होती जा रही हैं कि जमीन से जो जुड़ाव हुआ करता था मायावती का, वो बहुत हद तक खत्म हो चुका है। उसके अलावा आप ये भी देखिए कि जो एक तरह से कॉन्शियस कांशीराम का ट्रेंड दलित है, या कांशीराम को अपना आइडियल मानने वाला दलित है, जो अंबेडकर को भी अपना आइडियल मानता है, उसकी नजर में अगर आप भाजपा पे सॉफ्ट जाते हैं, क्योंकि वैसे तो वो कांग्रेस के भी क्रिटिक रहे, इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ कांग्रेस के अगेंस्ट लिखा, कांशीराम जी चमचा एज की बात करते थे, तमाम ऐसी चीजें होती थी। लेकिन आज की तारीख में हिंदुत्व जो है, प्रखर हिंदुत्व जो है, उसको एक जो अंबेडकराइट एक्टिविस्ट है बहुत बड़ा उसको थ्रेट मानता है। मायावती में वो फायर नहीं नजर आ रही है, जिससे कि एक चीज कन्वे हो कि हाँ, एक एम्पावर्ड दलित पॉलिटिक्स इनके थ्रू अब संभव है। तो अब मेरा सवाल यह है कि मुझे लगता है कि मायावती को जाटव के अलावा वोट शायद अब मिलना नहीं है। जाटव में भी पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कुछ श्योर नहीं है। तो जाटव वोट जितना है उसके साथ तो इनकी सीटें बहुत ही कम होने वाली हैं, जब तक कि इनके पास अलायंस ना हो। अलायंस ये अखिलेश से करेंगे नहीं, जैसे सौरभ ने बोला, आज भी अखिलेश और मायावती अलायंस हो जाए तो कुछ एरिथमेटिक फायदा होगा, जो राहुल जी ने बोला कि अब वो फायदा नहीं हो सकता जो 1993 का था। उसके तमाम कारण हैं, एक तो मायावती का डिक्लाइन हो चुका है, दूसरा हिंदुत्व का राइज हो चुका है। तो हिंदुत्व ने वो जो 90 में के दशक में एक डिबेट आई थी कि हिंदुत्व का जब राइज हो रहा था राम टेम्पल में, तो उसका काउंटर माना जाता था कास्ट, कि अगर हिंदुत्व ये क्लेम करता है कि भाई सब हिंदुओं को एक साथ लेके आओ, तो कास्ट पॉलिटिक्स जो है, जो मंडल की पॉलिटिक्स है या जो दलित पॉलिटिक्स है, बताती है कि हिंदुइज्म के नाम पे कुछ नहीं है, ये तो एक दिखावा है, बेसिकली ब्राह्मणवाद है। तो वो ये नारा भी चलता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। तो वो जो चीज है, वो कास्ट का जो कटिंग एज था वीज़-वी हिंदुत्व, वो जा चुका है, क्योंकि हिंदुत्व का राइज 2014 से बहुत ज्यादा हो चुका है। बहुत ज्यादा होने के साथ साथ नॉन यादव ओबीसी में बहुत डीप डेंट मारा है, अति पिछड़ों में हिंदुत्व ने, साथ में नॉन जाटव दलित में थोड़ा बहुत डेंट है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ है कि अब हिंदुत्व कोई ब्राह्मण बनिया पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है बीजेपी की। हिंदुत्व अब क्या हो गया है कि लोगों की नजर में वो अक्रॉस द कास्ट स्पेक्ट्रम कट कर रहा है, ये मेन स्ट्रीम हो गया है।
मतलब ये अपवाद उसमें केवल ये है कि यादव अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है, जाटव बाय एंड लार्ज शायद मायावती के साथ है। लेकिन आज की तारीख में वो 93 वाला जो कॉम्बिनेशन था वो आना असंभव है। आज आप देखिए एग्रेसिव बातें तो अखिलेश भी नहीं करते, मतलब अब पिछड़ा का डिस्कोर्स वो कहाँ ज्यादा ले जाते हो। अभी तो उन्होंने, उनकी पार्टी ने गाना बनाया मुरलीधारी कृष्ण करके, वो मैं देख रहा था कल परसों, कभी उनकी पार्टी ने गाना रिलीज किया जिसमें कृष्ण से तो कनेक्ट किया गया है। तो कृष्ण से जब आप कनेक्ट करते हैं ओबीसी पॉलिटिक्स को, तो वो वैसी ओबीसी पॉलिटिक्स हो जाती है जो हिंदुत्व का काउंटर नहीं है, काउंटर नहीं है, बल्कि वो ये कहती है कि चलो यादवों का भी एक बहुत बड़ा रोल है हिंदू धर्म में, ये किसी की बपौती नहीं है। लेकिन आज वो कॉम्बिनेशन 93 का संभव नहीं है। तो आज अगर अखिलेश मायावती आए तो अरिथमेटिक थोड़ा गेन है। मायावती अकेली जाती है तो मेरा संशय ये है कि बहुत बड़ा लॉस होगा उनको, क्योंकि अभी न तो उनके पास ये विधायक बचे हैं, अब 7 तो बच गए उनके पास, बाकी जो है जाके अखिलेश से मिल रहे हैं, ना तो उनके पास वो एग्रेशन है, ना वो माहौल है जो पहले था। तो ऐसे में अगर मान लीजिए अखिलेश और रावण में कुछ अंडरस्टैंडिंग वेस्टर्न यूपी में हो गई, जैसे अभी सौरभ ने भी जिक्र किया कि वेस्टर्न यूपी तक सीमित जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी संभावना हो सकती है अगर रावण एग्रीमेंट में हो उससे। ये आप इस पे सरप्राइज मत होइएगा कि अचानक से संभव है कि बीएसपी का वेस्टर्न यूपी में पोर्शन ऑफ वोट एक बड़ा रावण की तरफ चला जाए। क्योंकि होता क्या है, पॉलिटिकल चेंज ग्रेजुअल नहीं होता, एक टिपिंग पॉइंट आता है, टिपिंग पॉइंट के बाद बहुत बार होता है कि एकदम से गाड़ी बैठ जाती है। वो टिपिंग पॉइंट कांग्रेस का यूपी में आया था 89 से 91 के बीच में, जब एक टाइम पे हुआ करता था कांग्रेस जो है अपर कास्ट की, दलितों की और मुसलमानों की पार्टी थी। उसके बाद क्या हुआ, सीधा का सीधा कि अपर कास्ट राम मंदिर के साथ चला गया, मुसलमान को लगा कि मुलायम ज्यादा बड़ी गारंटी है, मतलब हिंदुत्व के को रोकने के लिए वो चले गए उनके साथ, मुलायम के साथ। और जो दलित थे उन्होंने सोचा भाई एक गाड़ी के 2 पहिए तो निकल ही चुके हैं, तो बाकी 2 पहियों से वैसे भी गाड़ी नहीं चलेगी। उनकी पार्टी वैसे भी राइज कर रही थी कांशीराम के अंडर में बीएसपी, तो वो चले गए बीएसपी की तरफ। तो कांग्रेस अचानक से बिल्कुल बैठ गई। वैसे ही कांग्रेस दिल्ली में बैठी जब अरविंद केजरीवाल का राइज हुआ। तो अगर रावण और अखिलेश की कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है तो ये संभावनाएं हैं कि वेस्टर्न यूपी में जो वोट है दलितों में मैं बोल रहा हूँ जाटवों का वोट, वो स्प्लिट कर सकता है। और स्प्लिट 50-50 कई बार नहीं होती है, किसी भी तरफ ज्यादा हो सकती है। लेकिन मायावती के बिना बीएसपी का कोई मुझे फ्यूचर अभी समझ में नहीं आता। और वैसे भी मायावती के साथ भी आज बीएसपी अकेले क्या एक फोर्स है यूपी में, आई डोंट सी इट एज अ फोर्स एट ऑल। ना वो इलेक्टोरल फोर्स दिखाई दे रही है पिछले कुछ साल में, ना उसके अंदर वो एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दे रही है। तो किसी भी तरीके से वो कहीं डेंट नहीं कर पा रही, ना वो कोई सिंबॉलिक डेंट दे पा रही है, ना रियल डेंट दे पा रही है। और जो समझ में आ रहा है कि अखिलेश और मायावती का दोबारा साथ आना मुश्किल लग रहा है, पर बहुत ही मुश्किल है। अकेला चांस इनके पास वही था कि थोड़ा अखिलेश मायावती अगर एक साथ आ जाते तो मायावती को थोड़ा 19-20 फायदा हो सकता था। लेकिन अभी मैं मानूंगा कि लड़ाई अगर है, अगर बीजेपी सीधा जीत नहीं रही है तो लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश ये कर ले जाए कि समाजवादी प्लस आरएलडी जो जिसका जाट बेस है बेसिकली, और अभी फार्म प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, प्लस अगर रावण हो जाए तो ये कुछ डेंट वहां पे मार सकते हैं। और मैं एक और भी चीज बता दूं, जैसे राहुल जी ने बात की थी यादवों के साथ यूपी में क्या है, आबादी तो उनकी तकरीबन 9% आती है, लेकिन वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आबादी है। पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा एरिया है जहां यादवों की अच्छी खासी आबादी है। और दूसरा जो आपको एरिया दिखता है वो आपका इटावा, मैनपुरी, एटा, फरुखाबाद, ये जो बेल्ट है ये बहुत यादव हैवी है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में वेस्ट यूपी के चले जाएंगे, जहां आप शुगर केन बेल्ट में पहुंच जाएंगे, वहां यादव आबादी गिर जाती है। लेकिन अगर ये अलायंस बनता है तो वहां दलित बहुत है, वहां जाट का भी इन्फ्लुएंस ठीक ठाक है, यही है। लेकिन मायावती का जो आपने पूछा निखिल, मुझे लगता है अकेले, मतलब ना उनका अभी मुझे कोई स्टैंडिंग लग रहा है, ना उनको अगर छोड़ के जाए और बीएसपी के कुछ लोग एक नई पार्टी बनाए, वो पार्टी का तो मुझे बिल्कुल भी कुछ स्टैंडिंग नहीं लग रहा, क्योंकि ना उसके पास कुछ माहौल होगा, ना उसके पास फेस होगा। तो मैं यही इसका जवाब दूंगा। राहुल श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की रणनीति को कैसे देख रहे हैं आप? सौरभ जी, कुछ दिख रही है आपको रणनीति? नहीं, प्रियंका गांधी का तो पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर ही है। देखिए सौरभ, मेरे को लगता है कि कांग्रेस, जो पिछली बार चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी ने कहा था
कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलेगी। एक बड़ा एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने दिखाया था कि फ्रंट फुट पे खेलेगी। देखिए, कांग्रेस को प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस को तय ये करना है कि उसको शुरू कहां करना है। कांग्रेस को ये तय करना है कि क्या वो पहले संगठन खड़ा करे, क्या वो अपने लिए एमएलए ढूंढे, क्या वो उसके लिए खर्चा पानी और कास्ट इक्वेशंस निकाले, कौन सी जाति उसके साथ है इसका सर्वे कराए। मेरे को लगता है कि कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है, वो कांग्रेस इतनी पीछे चली गई है 1989 के बाद से कि कांग्रेस को ये नहीं पता है कि उसको शुरू कहां करना है। तो उनका मेन फोकस अगर आप देखिए तो मैंने थोड़ा सा कांग्रेस के लिए थोड़ा जुल्म होगा, लेकिन आप देखिए उनका एफर्ट क्या है। एक चुनाव में वो मायावती के साथ, बीएसपी के साथ जाते हैं, आपने जिक्र किया। एक उसके बाद वो बीजेपी के साथ भी जाते हैं किसी चुनाव में। एक चुनाव में वो अखिलेश यादव के साथ जाते हैं। कहीं वो कहते हैं कि वो फ्रंट फुट पे अकेले बैटिंग करेंगे। कभी वो प्रेजेंट करते हैं कि वो प्रियंका गांधी को आगे करके अपनी चुनाव की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। कभी वो किसी एक घटना पे अचानक कांग्रेस बहुत सक्रिय दिखाई देती है, जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ सिंटिलेशन, यानी एक चमकदार पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस करती है। मगर उत्तर प्रदेश जो है वो एक गैलेक्सी है पॉलिटिकल, जहां 3 करोड़ 2.5 करोड़ लोग नहीं, ये दिल्ली नहीं, ये उत्तर प्रदेश है सौरभ, जहां 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। दुनिया का, हिंदुस्तान का हर 6ठा आदमी यूपी का है, दुनिया का हर 36वां आदमी उत्तर प्रदेश से है। इस राज्य में आप पॉइंट ऑफ सिंटिलेशन नहीं, आप एक चमकदार इवेंट जिसमें प्रियंका गांधी पहुंच गई, स्कूटर पे बैठ गई, स्कूटर पे पहुंच के कहीं पहुंच गई, पुलिस को चकमा दे दिया, 4 पत्रकारों ने इंटरव्यू कर दिया। नहीं साहब, उत्तर प्रदेश में आपको बैठ करके कहीं मेरे जहन में उतरना पड़ता है। आप जब जहन में उतरेंगे तो पहले आपको इस दृष्टि से देखा जाएगा कि आपको क्या फायदा होगा। वो ये कहेगा कि साहब हमका काम मिली, मुझे क्या फायदा होगा। वो तमाम कास्ट के ताने बाने, अपने इकोनॉमिक ताने बाने, अपना धार्मिक सवाल जवाब, वो सब कुछ जोड़ता है, तब जाकर के बनती है एक बनारसी साड़ी। तो उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सोचिए कि यूपी में विकास ने कहा कि अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम्स को लेकर के कांग्रेस चलती रही और जीतती रही। आप ये सोचिए कि ये तो बहुत छोटा धड़ा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का, क्योंकि अगर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम को ले लिया जाए तो ये तो करीब 45% को साथ लेकर के जीतती हुई पार्टी थी, बाकी 55% तो साइड में पड़ा था। जब आपके हाथ से ये भी निकल गए, आप बीएसपी आगे बढ़ गई, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ गई, बीजेपी आगे निकल गई, तो आपके खीसे में बच्चा नहीं। ऊपर से यूपी में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि आपके खीसे में हो 5 रुपया तबाहू हम 50 रुपया डाली। जब आपके पास एक भी कास्ट बैंक नहीं बचा है तो आपके पास मुस्लिम भी नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो बीजेपी को हराने को आतुर है। लेकिन अगर कांग्रेस का कहीं कैंडिडेट है, उसके पास कुछ नहीं है, तो अकेले मुस्लिम भी वोट नहीं डालेंगे। ये क्राइसिस जो आई है, आई थिंक ये एवोल्यूशनरी क्राइसिस थी, और उसी में बीएसपी की भी क्राइसिस आई। लेकिन मैं ये एक बात कहूंगा कि जाटव्स के लिए एक प्रॉब्लम है कि जाटव्स भी बहुत कमिटेड वोट है बीएसपी का। वो कितना दूर जाएंगे बीएसपी से, क्योंकि सत्ता की ललक में, या मैं कहूंगा कि जाटवों में तो अभी भी थोड़ा बहुत एक वर्ग ऐसा होगा जिनको सोशल इक्वालिटी की ललक अभी भी जिंदा है दलितों में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पका हुआ फल है उनकी टोकरी में आके गिर गया। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, अभी भी कास्ट इक्वेशंस बहुत खराब है, जुल्म जो जातीय होते हैं वो अभी भी होते हैं। और इसको देखते हुए उनके पास एक रे ऑफ होप है। सौरभ, मैं एक छोटा सा बयान करूंगा कि मायावती की एक नए बनाए हुए उनके मैदान में एक रैली हुई, और उस रैली के 3 दिन पहले से सौरभ वहां पे तमाम गांवों के बांदा पाठा जो इलाका है, जहां बहुत बेइंतहा गर्मी, बहुत बेइंतहा गरीबी और बेइंतहा पानी की कमी है, वहां के कुछ लोग 3 दिन पहले से आके बैठे थे, छोटी छोटी लकड़ियों की तीलियां डाल डाल करके चूल्हे जला रहे थे और इतने मोटे मोटे बाजरे के रोट बना रहे थे। और जब उनसे मैंने पूछा तो कहा कि मायावती मुख्यमंत्री आएंगी। देखिए, उनकी रैली होने के बाद 2 दिन तक उनकी रैली से
सोफा नहीं हटाया गया था। वो सोफा इसलिए नहीं हटाया गया था क्योंकि तमाम लोग जो रैली के टाइम पे भीड़ के कारण नहीं पहुंच पाए थे, वो सिर्फ मंच पे चढ़ के उनका सोफा छू भर लेते थे और उनको एक सेंस मिलता था कि दे हैव अराइव्ड, कि वो उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मैप में कहीं सम्मान पाने लायक किसी और के सम्मान के साथ, यानी मायावती बड़ी हो गई है, उनसे जो उनको सम्मान मिल रहा है, उनके सोफे को छूने भर से सम्मान मिल रहा है। ये फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के रहते हैं। हालांकि विकास ने सही बात कही कि विद इन द जाटव फोल्ड बहुत सारे नए लड़के जो कि अभी पढ़ लिख लिए, बड़े मोबाइल हैं, जीन्स है, पैंट है, शहर में छोटी मोटी नौकरी की आस है, उन्होंने उत्पीड़न की वो इंतहा नहीं देखी, तो उनके अंदर जो एंग्स्ट है, जो एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट है या सोशल एंग्स्ट है, वो उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन मायावती की पॉलिटिक्स को मैं अभी राइट ऑफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि पिछले चुनाव में अगर अलायंस अखिलेश से हुआ, मायावती तब भी उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके निकल गई। उनकी कास्ट इक्वेशन और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अखिलेश जितनी खराब नहीं है, क्योंकि अगर कहीं ब्राह्मण नेता बहुत नाराज हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी से, तो वो मायावती को वोट दे देंगे, क्योंकि यादव और ब्राह्मण का 36 का आंकड़ा है। इसी तरह से अगर मायावती कुछ सीटें ले आती हैं, उत्तर प्रदेश में हम वर्टेड होता है, तो मायावती बीइंग अ ग्रेटर एक्सेप्टेबल फोर्स, मायावती की पॉलिटिक्स को मैं अभी रूल आउट नहीं करूंगा। सौरभ जी, हिमांशु, आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा मैं। ये पूरी उत्तर प्रदेश की जो बातचीत हो रही है, खासतौर पर बीजेपी के कंटेक्स्ट में, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? जो इतनी सुगबुगाहट रही, कई लोगों ने कहा खामा ख्याली है, अभी आपने कहा BL संतोष दोबारा पहुंचे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग और SC/ST आयोग के मुखियाओं को नियुक्त किया गया है, करेक्टिव मेजर्स की तरह देखा जा रहा है। पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है तो पार्टी आलाकमान वहां भी चीजें सुधारने में लगा है। देखिए, पार्टी आलाकमान के लिए ये खतरे की घंटी बहुत पहले बजनी चाहिए थी। मैंने बहुत बार कहा है, वो पार्टी आलाकमान को बजी नहीं। जब इसका पार्टी को एहसास हुआ तो पार्टी ने एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अब बहुत कम समय बचा है सौरभ। इस पेंडेमिक में इस तरीके से इतनी बड़ी घटना का रफू करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल काम है। और जब एक तरफ अभी आपने भी कहा कि राजनाथ सिंह खुद कहते हैं कि चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, केशव प्रसाद कुछ और कह रहे हैं, पार्टी की अंदरूनी लड़ाई भी है और पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ गई है। अब उसको कैसे सुधारा जाएगा, इसको लेकर बहुत बड़ा फोकस पार्टी का है। पार्टी उस पर काम कर रही है। अनुप्रिया पटेल से लेकर तमाम ओबीसी नेताओं से बात कर रही है। ओम प्रकाश राजभर तक को लाने की कोशिश की जा रही है। कहीं मैं एक और चीज इसमें जोड़ दूं, बीजेपी जरूर चाहेगी कि इस जब कैबिनेट रिसफल हो केंद्र में और यूपी में, तो जाटों का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया जाए और खासकर उत्तर प्रदेश के जाटों का रिप्रेजेंटेशन केंद्र में हो, हरियाणा के जाटों का ना हो। हरियाणा में चुनाव अभी दूर है। अब बीजेपी के लिए समस्या सिर्फ ये है कि इन सब चीजों से बीजेपी कैसे निपटेगी। क्या अमित शाह इस पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में ले लेंगे? क्योंकि इतना तो तय है, जिस तरीके से अमित शाह पिछले 20 दिनों में एक्टिव हुए हैं, ये साफ संदेश है कि अब आने वाले दिनों में पूरी पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में चुनाव तक अमित शाह के हाथों में रहने वाली है। अब अमित शाह क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि अमित शाह के पास एक चीज तो अच्छी है कि उनके पास लंबा एक्सपीरियंस है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कास्ट कॉम्बिनेशंस को समझा है। जो बात राहुल जी कह रहे थे, विकास कह रहे थे कि उन्होंने नॉन यादव ओबीसी को अपने साथ लेके आए और SC में नॉन जाटव SC को एक साथ लेके आए और अपने कोर वोटर को जो है इंटेक्ट रखते हुए चुनावों को जीता है। ये एक अच्छी चीज है। बाहर के नेताओं को हायर किया, हायर इसलिए कह रहा हूं कि बाहर से लेके आए और उनको वो जानते थे कि किस पर्टिकुलर सीट पे, पर्टिकुलर एरिया में, किस रीजन में इनका दबदबा है। वो सारी चीजों को ध्यान रखे अमित शाह ने चुनाव रणनीतियां बनाई है, उसको जीता है। लेकिन क्या इस बार वो पार पाएंगे? इसका कारण ये है क्योंकि आपने तब तक चुनाव जीते जब तक आपकी सरकार के कामकाज को वहां की जनता ने नहीं देखा। 19 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं और बाकी राज्यों में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हरियाणा हो, झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, वहां के नतीजे हम सबने देखे हैं। वो वहां पे कामकाज देखने के बाद जनता ने विधानसभा में वोट किया है।
तो विधानसभा के अंदर अब जब जनता योगी सरकार का कामकाज देख लेगी और पार्टी की नाराजगी के सरफुटबल जब नजर आएगी, तो उसको किस नजरिए से वोट बैंक को अपने बचाएगी बीजेपी। और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो, देखिए 312 का नंबर तो अब शायद नहीं आएगा, जो पार्टी का इंटरनल सर्वे भी है, और आपने भी कहा कि 200 से कम का आंकड़ा है। मैं ये कहूंगा कि 150 से भी कम का आंकड़ा है पार्टी का। जो मेरी जानकारी है वो 150 से कम की है, क्योंकि इतनी जल्दी इतने सारे फैसले फिर बीजेपी नहीं लेती है। अगर ये 150 से ऊपर या 200 से थोड़ा सा नीचे होते हैं तो बीजेपी को लगता है हम लास्ट के 2-3 महीने में मैनेज कर लेंगे, माहौल बना लेंगे, रैलियां करके अपने। लेकिन सच में फीडबैक बहुत खराब है, और इसी फीडबैक खराब को ठीक करने के लिए अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। अब देखना यह है कि कितने हद तक वो जो है इन सब चीजों को मैनेज करते हैं।